पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों का बजट बिगड़ रहा है, लेकिन हमारे नेताओं का कहना है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए पैदल चलिए। कोई कह रहा है लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, दिक्कत क्या है? प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तो ये सुझाव दे डाला कि गाड़ी चलाना ही छोड़ दीजिए। मंडी जा रहे हैं तो गाड़ी की क्या जरूरत, पैदल चलिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पेट्रोल से मिलने वाला टैक्स जनहित में खर्च हो रहा है। तो वहीं कल देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा था कि पेट्रोल की कीमत के साथ साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, अनुपात सही है। ये बयान देते समय शायद सांसद महोदय ये भूल गए कि कोरोना काल में केवल आम लोगों की ही नौकरी नहीं गई, बल्कि सांसदों की सैलरी में भी 30% की कटौती हुई थी। मंडी जा रहे हो तो यार मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर की जरूरत कहाँ है? शरीर के लिए भी काम आएगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पेट्रोल भी बचेगी और प्रदूषण भी बचेगा। बाद में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, उसी अनुपात में लोगों की आमदनियां भी बढ़ रही हैं और पेट्रोल की कीमतें केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं बढ़ रही। देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि शुरू के 55 वर्षों में जिस कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर शासन किया, उन्होंने यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार नहीं किया है जिससे इन कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पैदल चलने वाले बयान को कांग्रेस ने हास्यास्पद बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, पैदल चलने से पेट्रोल बचेगा, लेकिन पेट्रोलियम के कमर्शियल इस्तेमाल को कैसे कम करेंगे? ऊर्जा मंत्री गंभीरता नहीं समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको इकोनॉमिक्स का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अगर सब्जी मंडी के लिए या छोटे मोटे काम के लिए पेट्रोल जो है वो गैर कमर्शियल फ्यूल है। मेन जो कमर्शियल फ्यूल है, जिससे इकोनॉमी चलती है, जिससे लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन चलता है, जिससे पूरी इकोनॉमी चलती है। जनता को क्या लाभ पहुंचा रहे हो आप? जनता की जेब से पूरा पैसा निकाल कर कहाँ ले जा रहे हैं, उसका हिसाब दे रहे हैं क्या? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, मुझे लगता है बहुत हास्यास्पद बयान है ऊर्जा मंत्री का। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम पर सियासी घमासान मचा है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का पैदल चलने वाला बेतुका बयान आया तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर संग्राम कर रही है। आइए आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर है राजधानी भोपाल की। यहां कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। पेट्रोल पंप का नाम कांग्रेस नेताओं ने बदलकर मोदी वसूली केंद्र रख दिया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर की। यहां कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। तीसरी तस्वीर ग्वालियर की है। इंदरगंज चौराहे पर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का पुतला जलाया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बयान के जरिए राज्य सरकार को घेरा। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं जबलपुर की है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बारात में जा रही कारों को धक्का लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की। तो पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश को महंगाई का तीसरा झटका भी लग सकता है। जी हां, मध्य प्रदेश में अब बिजली भी महंगी हो सकती है। बिजली कंपनी ने मध्य प्रदेश सरकार को बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी ने कुल जरूरत 44,814 करोड़ रुपए बताई है, जबकि मौजूदा बिजली दर पर उसे कुल 42,185 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। 2,629 करोड़ रुपए की कमी को पूरा करने के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी की अनुमति मांगी गई है। प्रस्ताव के अनुसार सब्सिडी से बाहर के उपभोक्ताओं को 151 यूनिट की खपत पर 88 रुपए और 300 यूनिट पर 157 रुपए अधिक भरना पड़ेगा। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्ताव पर 8 मार्च तक उपभोक्ताओं से आपत्ति बुलाई है, जिसके आधार पर जन सुनवाई होगी और फिर आयोग अंतिम फैसला करेगा। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। सीएम से सब्सिडी के रूप में बकाया 16,000 करोड़ देने की मांग की है। मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को लिखे पत्र में विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति खराब होने का हवाला दिया गया है। साल 2020-21 की सब्सिडी का बकाया 16,000 करोड़ है। कंपनियों की आर्थिक हालात ठीक करने के लिए सब्सिडी की बकाया राशि देने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ का कहना है कि एक तरफ जहां सरकार आम लोगों और किसानों से वसूली के लिए दबाव डाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार खुद सब्सिडी के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि नहीं दे रही है। 16,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का बकाया है, वो दिया नहीं जा रहा है।
तो यदि ये सब्सिडी टाइम से नहीं मिलती है तो बिजली जो हमें देते हैं उनने भी एनटीपीसी ने भी अभी नोटिस दिया था कि हम आपकी बिजली बंद कर देंगे। तो इससे विद्युत व्यवस्था मध्य प्रदेश की खराब हो सकती है। इसलिए हमने माननीय से निवेदन किया है कि 16,000 करोड़ तुरंत दिए जाए। सीधी में हुए बस हादसे पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। परिवहन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग आमने सामने आ गए हैं। सीधी में जायजा लेने के लिए परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर AK सिंह पहुंचे और उन्होंने हादसे के लिए खराब सड़क को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने विभाग की सड़कों का बचाव करते हुए सड़क हादसे के लिए भ्रष्ट तंत्र को जिम्मेदार ठहराया और परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर के बयान पर मंत्री ने आपत्ति जताई और कहा कि बस में जब 30 सवारियों की क्षमता थी तो 60 सवारियां क्यों भरी हुई थी। इसके लिए सड़क को दोष दे रहे हैं। बहरहाल सवाल अभी भी बरकरार है कि सीधी में 51 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। उसमें निश्चित रूप से गाड़ी की स्पीड ऐसा लग रहा है कि तेज़ रहा होगा, प्रत्यक्षदर्शी भी ऐसा ही बता ही रहे। तो स्पीड तेज़ रहा होगा और वो फिर यहाँ गाड़ी जंप की है, उनको फिर संभल नहीं पाया। जंपिंग के बाद वो घबरा गया ड्राइवर और फिर सीधे जो है संभाल नहीं पाया तो नहर में गाड़ी घुसी। निश्चित रूप से गाड़ी की क्षमता 32 की थी, लेकिन वाहन मालिक ने चूँकि बच्चों की परीक्षा थी, हो सकता है बच्चों ने भी जिद की होगी, कुछ कहा नहीं सकता, सब जाँच का विषय है। वाहन में क्षमता ज़्यादा लोग थे और निश्चित रूप से ये समस्याओं से बचने की और ये भ्रष्ट तंत्र है जो इस तंत्र के एक पाए को बचाने की कोशिश है। इतनी सड़कें हिंदुस्तान भर में खराब हैं तो क्या दुर्घटना ऐसी होती हैं? मैं इसके लिए सही नहीं मानता। इस तर्क के लिए सही कारणों की खोज होना चाहिए और सही कारणों की खोज होने के बाद उनको दंडित होना चाहिए। सीधी बस हादसे पर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की खराब सड़क को हादसे की वजह बताया था और कांग्रेस का कहना है कि अधिकारियों की वजह से ये घटना हुई है। परिवहन विभाग की लापरवाही बताते हुए कांग्रेस ने डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को तुरंत हटाने की मांग की। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि सीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को किसने रिपोर्ट देने को कहा ये पता नहीं, लेकिन जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर चौकी इसलिए खोली गई है, पिलगुमा की चौकी, कि वहाँ पर रोज़ जो है इस तरह के एक्सीडेंट्स होते थे, घटनाएं होती थी। वहाँ क्या करता है महकमा पूरा बैठ के? ऐसे अगर ट्रांसपोर्ट में ऐसे अधिकारी हैं तत्काल इनको जो है बर्खास्त करने लायक अधिकारी हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है ये बयान, इसकी मैं निंदा करता हूँ। मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में क्या गलत था, क्या कारण थे, कौन दोषी है, इस तमाम प्रकार के जो सवाल हैं उनका उत्तर मिल जाएगा। मुझे लगता है कि बहस बयानों पर नहीं, जो कारण असली रहे हैं, जो जांच पड़ताल के उपरांत सामने आएंगे, उस पर हो तो अच्छा होगा। सीधी बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। 3 लोग अभी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि रात होने की वजह से फिलहाल काम रोक दिया गया। सुबह एक बार फिर लापता लोगों की तलाश शुरू होगी। तो वहीं जब बस हादसे के करीब 30 घंटे बाद ड्राइवर पुलिस गिरफ्त में आ गया है, तो वहीं पुलिस ने बस से ड्राइवर को सतना से गिरफ्तार किया। पुलिस फिलहाल ड्राइवर से पूछताछ कर रही है कि आखिर हादसा कैसे हुआ। बता दें आपको कि सीधी से सतना आ रही बस जिस समय हादसे का शिकार हुई, वैसे ही ड्राइवर मौके से भाग गया था और तभी से पुलिस की एक टीम ड्राइवर की तलाश कर रही थी। अब पुलिस आरोपी ड्राइवर से घटना की जानकारी ले रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी पहुंचे। सीएम शिवराज बस हादसे के शिकार हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर रहे, उन्हें ढांढस बंधाया और सीएम ने हादसे के शिकार हुए लोगों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम ने अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वरना मैं जमीन में ऐसे ही पड़ी थी और अभी कल से हम पड़े थे तो ना हमें सेव दिया गया, नहीं कुछ भी। हम सेव खाने वाले नहीं है, दाल रोटी खाने वाले। तो अभी जगह पैमाने के बाद इनके अंदर चली गई, तब मुझे सेव ला के दिए गए। मेरे भाई बहुत माने और मैं आज कभी नहीं खा ली।
भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मुलाकात की और सीएम शिवराज ने उमा भारती के निवास पर पहुंचकर करीब 10 मिनट तक चर्चा की है। बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज ने प्रदेश सरकार के नशाबंदी अभियान को लेकर उमा भारती को जानकारी दी है। साथ ही 8 मार्च से उमा भारती के शुरू होने वाले शराबबंदी अभियान को लेकर भी चर्चा हुई। दमोह उपचुनाव को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने 7 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में हुई वन विभाग की समीक्षा बैठक में इस बात को लेकर निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि वनों के संग्रहण और विक्रय में रोजगार के अवसर बढ़ाएं। सीएम ने कहा कि 7,68,000 युवाओं को 100 दिन में रोजगार देने का एक्शन प्लान तैयार हो गया है, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। तो 100 दिन में 7 लाख से ज्यादा रोजगार देने के सीएम के ऐलान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने सवाल खड़ा किया, आखिर छोटा सा वन विभाग कहां से 7 लाख रोजगार पैदा करेगा? आखिर उसका एक्शन प्लान क्या है? कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसी ना तो पढ़ते हैं, ना लिखते हैं और ना कर्म करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर आरोप लगाते हैं। मुख्यमंत्री जी को वन विभाग में वन विहार का दौरा करते हुए मगरमच्छ कैसे साथ रह सकें अन्य प्राणियों के साथ में, उसकी चिंता है, नौजवानों की चिंता नहीं है। कांग्रेसियों को क्या कहें जो ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना देखते हैं, ना आकलन करते हैं, ना जमीन पर जाते हैं, केवल सोशल मीडिया और मीडिया में बाइट आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बिना तथ्य बिना तर्क के करते हैं। इसलिए कांग्रेस क्या सोच रही है इसका कोई मतलब नहीं है। हम वन विभाग में अगर रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं, जो नए क्षेत्र नए आयाम खुले हैं, उसमें युवाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो करके सिद्ध करेंगे। 22 फरवरी को मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। सत्र के पहले दिन विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की परंपरा एक बार फिर टूट सकती है। बीजेपी विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद अपने पास बीजेपी रख सकती है। आपको बता दें कि 2018 से पहले तक यहां परंपरा थी कि एमपी विधानसभा में अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष के पास और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता था, लेकिन 2018 में कमलनाथ सरकार ने यह परंपरा तोड़ दी थी। अब बीजेपी भी दोनों पद अपने पास रख सकती है। आ, 2018 में वो उस अच्छी परंपरा को कांग्रेस ने तोड़ दिया। अब कांग्रेस ने तो इस मध्य प्रदेश में तार-तार कर दिया लोकतंत्र को, और आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने तोड़ी परंपरा, तोड़ी ही और नई परंपरा शुरू कर दी। नई परंपरा क्या थी कि अध्यक्ष भी सत्तारूढ़ दल का और उपाध्यक्ष भी सत्तारूढ़ दल का। जो लेटेस्ट परंपरा शुरू हुई है उसी को फॉलो हम करेंगे। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, वो चुनाव हार गया, 2 बीजेपी के हमारे साथ आ गए, और जब ये किया इनने खड़ा वहाँ पे, तो फिर उपाध्यक्ष में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और उसमें भी इनने खड़ा किया, उसमें भी कांग्रेस जीती। इनसे हमारा यही कहना है कि आप परंपरा को बरकरार करो, वापस आपने तोड़ी, आप इसको कर सकते हो। विपक्ष को उपाध्यक्ष मिलना चाहिए जिससे सदन ठीक से चल सके, और नहीं करेंगे तो कमलनाथ जी जब मीटिंग लेंगे तो हम लोग प्रपोज करेंगे उनके सामने। 2 दिन बाद प्रदेश भर में नर्मदा जयंती मनाई जानी है। ऐसे में नर्मदा के अस्तित्व को बचाने को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मां नर्मदा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त करने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है। साथ ही बीजेपी सरकार को याद दिलाया है कि कांग्रेस ने ही मां नर्मदा को जीवित इकाई का दर्जा दिए जाने की बात कही थी। ऐसे में सभी निगम कमिश्नर और कलेक्टर के खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि उनकी सरकार ने मां नर्मदा को लेकर कई बड़े और ठोस कदम उठाए हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर कोई मुद्दा न होने पर मां नर्मदा पर राजनीति कर अस्तित्व बचाने का आरोप भी लगाया। अगर जीवित इकाई घोषित हो जाती ईमानदारी से, तो आज जो नाले मिल रहे हैं, अभी अपराध कायम नगर निगम के आयुक्त के ऊपर होना चाहिए, कलेक्टर जबलपुर के ऊपर होना चाहिए। ये गाड़ दो भून दो की डायलॉग से नहीं चलेगा, शोले की पिक्चर नहीं चल रही। आप कुछ करके दिखाओ ना। अगर आपने कुछ किया होता तो दिखता। इतनी बड़ी बड़ी बात माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते, ना करूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। थोड़ा देखिए कि मां नर्मदा के बारे में ईमानदारी से कोई काम।
मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। अब अगर हम कांग्रेस की बात ना ही करें तो अच्छा है। रही बात मां नर्मदा के और सफाई अभियान की, स्वच्छता की, तो निश्चित रूप से ठोस कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं। समय जरूर लग सकता है, क्योंकि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लाइन अप करने में थोड़ा सा समय लगता है। निश्चित रूप से वो काम होगा। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में आज 29 याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक को बरकरार रखा। फिलहाल प्रदेश में अभी 14% ओबीसी आरक्षण ही जारी रहेगा। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई और इसे असंवैधानिक बताया गया है। इसके साथ ही याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कई याचिकाओं पर जवाब पेश नहीं किया गया, जिस पर हाईकोर्ट के आदेश दिए गए हैं कि राज्य सरकार तमाम याचिकाओं पर अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश करे और इस मामले पर अगली सुनवाई 15 मार्च को नियत की गई है। ऑर्डर पास हुआ था जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन सिर्फ 14% ही रहेगा मध्य प्रदेश में। वो इंटरिम रिलीफ को अभी कंटिन्यू किया गया है और सेकेंड वीक ऑफ मार्च उसमें अब केस को फाइनल आर्गुमेंट के लिए लगाया गया है और सभी पार्टी से कहा गया है कि आप अपने अपने रिटन आर्गुमेंट्स कोर्ट के सामने पेश कर दें तो ज्यादा अच्छा है। एमपी सरकार का एंटी माफिया अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत भोपाल में प्रशासन ने कुख्यात बदमाश इरफान के मकान पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने राजधानी के हनुमानगंज इलाके में स्थित बदमाश इरफान के 3 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। बदमाश ने जमीन पर कब्जा कर यह मकान बनाया था। शातिर बदमाश इरफान पर 65 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। वहीं जबलपुर में एक बार फिर मिलावट माफिया के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया है। नकली घी बनाने के आरोपी विजय कुकरेजा के गोदाम को तोड़ा गया है। बिना अनुमति के आरोपी ने गोदाम और फैक्ट्री बना रखी थी। करीब 1 करोड़ रुपए के अवैध निर्माण को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। बिजली विभाग ने बकाया वसूली के लिए अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में दतिया के चल्लापुरा में एक दुकान के गोदाम को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अनिल साहू पर लगभग 22 लाख का बिजली बिल बकाया था। बिजली विभाग ने 3 बार नोटिस भी दिया, लेकिन बिजली का बकाया बिल जमा नहीं किया गया। ऐसे में आज बिजली विभाग ने दुकान के गोदाम को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि गोदाम में फर्नीचर का काम चल रहा था और दुकान किराए पर ली गई थी। बिजली विभाग ने गोदाम में रखा सामान भी जब्त कर लिया है। इस मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का 22,80,000 रुपए बकाया था लगभग, तो उसके लिए परिसर को सील किया गया है। परिसर के अंदर जो सामान है उसको भी अपन ने कुर्क करके 1 माह का समय दिया है और अगर 1 माह के अंदर ये इसको जमा नहीं करते हैं तो परिसर को इसको नीलाम कर दिया जाएगा। ये पहली कार्रवाई है जहाँ से हमने काम शुरू किया है अपना, और भी लोगों का धीरे धीरे सबके साथ ये इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। अनूपपुर के भालूमाड़ा इलाके की केवई नदी में चल रहे रेत के अवैध कारोबार ने एक ट्रैक्टर चालक की जान ले ली। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ड्राइवर रेत की अवैध ढुलाई करने भालूमाड़ा खदान गया था, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली का कपड़ा टूटने की वजह से ट्रैक्टर पलट गया। अचानक हुई दुर्घटना में ड्राइवर को संभलने का मौका भी नहीं मिला और ट्रैक्टर के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर के साथी मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार भालूमाड़ा खदान अवैध है, जिसे बिना टीपी पर्ची काटकर चलाया जा रहा है। हादसे के बाद पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। रेत खदान में, यहाँ बालूमाड़ा के आगे कहीं रेत खदान के नदी में, तो हम आके देखे तो एक व्यक्ति ट्रैक्टर के पलटने से और दब के और ख़त्म हो गया था। जब तक घटना, वो ट्रैक्टर रेत भरी थी ट्राली में और खींचा ट्रैक्टर वो ड्राइवर, तो उसकी जो जॉइंट होता है वो टूट गया और टूटने से वो रिवर्स होके पलट गई और पलटने से वो स्टीयरिंग में दब के और ख़त्म हो गया। इसी प्रकार की माइनिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है।
और ज़िले में हर जगह पे जगह जगह बालू उपलब्ध है, जगह जगह अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसको रोक पाना हमारे लिए या प्रशासन के लिए असंभव हो चुका है। इस घटना से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही हमारे किसी प्रकार का कोई संचालन कर रहे थे। छतरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल महाराष्ट्र के परभणी जिले के पिपरी गांव से बंधक बने 43 मजदूरों को छुड़ाया गया है। ये मजदूर छतरपुर जिले के बक्सवाहा इलाके के मगरई, शहपुरा, बीरमपुरा सहित आसपास के गांव के रहने वाले हैं। इन मजदूरों से बीते 1 महीने से अधिक समय से बिना मजदूरी के ही काम करवाया जा रहा था। ठेकेदार ने इन मजदूरों को बीते 4 दिन से खाना भी नहीं दिया था। किसी तरह से मजदूरों ने बक्सवाहा थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए 2 आरक्षकों की टीम महाराष्ट्र के लिए भेजी और पुलिस ने वहां से आदिवासी मजदूरों को छुड़ा लिया। यहाँ से टीम बना के भेजी गई थी जिसने इसकी जांच की। सभी जो मजदूर हैं वो वहाँ पे परभणी जिला था, वहाँ पे एक जगह पे काम कर रहे थे। उन सभी मजदूरों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है और आज शाम तक वो लोग यहाँ वापस आ जाएंगे। राजधानी भोपाल में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब आम लोग तो दूर, मंत्रियों के घर भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामले में चोरों ने आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह के निशाना उनको बनाया है, जहां से चोर एक एलईडी टीवी पर हाथ साफ कर गए। आपको बता दें कि मंत्री मीना सिंह का बंगला भोपाल के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक 74 बंगले इलाके में है, जहां पुलिस की तैनाती और पेट्रोलिंग लगातार होती रहती है। बावजूद इसके मंत्री जी के बंगले में चोरी हो गई और इससे पहले भी इस इलाके में मौजूद बंगलों में चोरी हो चुकी है। पुलिस अब आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसमें हम लोग जो अंदर के जो लोग हैं सभी से पूछताछ कर रहे हैं और इसके अलावा जो आने के जो जगह हैं, जितने भी एरियाज हैं, वहाँ से भी हम लोग सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रहे हैं। बिल्कुल जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और अंदर जो सर्वेंट्स हैं सभी से पूछताछ चल रही है और सभी को बारीकी से हम लोग इंटरोगेशन में ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मंडला में बीती 14 फरवरी की रात को रफ्तार के कहर का शिकार हुए युवक की इलाज के दौरान आज मौत हो गई। दुर्घटना का शिकार अरुण कछवाहा की मौत से गुस्साए परिजन और साथ ही 3 दिन बाद भी हादसे को लेकर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। परिजनों का आरोप है कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद भी कोतवाली पुलिस कार और कार चालक पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परिजनों की मांग पर एसपी ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार का और एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें घायल लोग सीधे हॉस्पिटल गए थे जबलपुर इलाज कराने के लिए, जिसमें आज उसकी डेथ हुई है। तो उनके द्वारा एक थाने भी गए थे और यहाँ पे भी इन्होंने एक ज्ञापन दिया है, उसमें एफआईआर करके कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में एक युवक के आत्मदाह से हड़कंप मच गया। जसवेंद्र सिंह नाम के युवक ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली, जिसके बाद गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस की मदद से एमवाई अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक युवक एक कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन पत्नी उसके साथ नहीं रहती थी। अब जांच की जा रही है कि युवक ने किस वजह से कदम उठाया है। मौजूद में तो कोई था नहीं, हम लोग कंपनी में थे। तो जैसे ही खबर लगी तो हम कंपनी से आए, तो हम स्पॉट पे आए तो 108 खड़ी हुई थी, उसमें आके और एमवाई हॉस्पिटल लेके आए। क्या कारण उसका हम नहीं बता सकते हैं सर। गुरुकुल कॉलेज के पास में जस्ट चौराहा है, वहाँ पे उसने खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने जबलपुर, शहडोल, होशंगाबाद संभाग और रायसेन जिले में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जाहिर की है। रीवा, सागर, भोपाल, सीहोर, खंडवा और होशंगाबाद के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद बारिश और ओलावृष्टि से राहत मिल सकती है। कहते हैं मजबूरी जो ना कराए वो कम, लेकिन जिनका ईमान मजबूत होता है उनके सामने बड़ी से बड़ी मजबूरी भी घुटने टेक देती है। यही आज की पॉजिटिव खबर है जो दमोह से सामने आई है। यहाँ एक युवक ने ईमानदारी का बेहतरी से परिचय देते हुए हजारों का मोबाइल लौटा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि युवक दिहाड़ी मजदूर है। ऐसे में जिसे भी इस घटना की जानकारी मिली वो युवक की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाया।
बताया जा रहा है कि टंडन बगीचा इलाके में रहने वाले रवि अग्रवाल बाइक से दुकान जा रहे थे। उसी दौरान गायत्री गेट के सामने उनका मोबाइल फोन गिर गया। मोबाइल की तकरीबन जो कीमत है वो बताई जा रही है 40,000 रुपए। ये फोन रास्ते में जा रहे निर्भय सिंह लोधी को मिल गया। मोबाइल महंगा था, ऐसे में किसी का भी ईमान डोल सकता था, लेकिन निर्भय सिंह के मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। वो पेंट की दुकान में काम करते हैं, ऐसे में उन्होंने ये मोबाइल अपने दुकान मालिक को दे दिया। कुछ ही देर में मोबाइल रवि अग्रवाल के हाथ में था। रवि को मोबाइल मिलने की खुशी है तो महज 3,000 रुपए की नौकरी करने वाले निर्भय की ईमानदारी पर भी सबको गर्व है। तो ये खबर पॉजिटिव क्यों है वो भी हम आपको बता रहे हैं। करीब होते हुए भी निर्भय ने ईमानदारी का परिचय दिया और हजारों के मोबाइल पर निर्भय सिंह का ईमान नहीं डोला।